ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपकी रहेगी ग्रेविटेशन, मास एंड इनर्शियल मास के ऊपर, ठीक है। एंड द लास्ट वन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक छोटी सी पॉइंट नहीं है, छोटी सी टॉपिक नहीं है। इसके ऊपर हम लोग एक बात करेंगे कि पॉइंट ऑफ मास की ग्रेविटेशनल क्या होती है, ठीक है। आपकी स्फीयर का क्या होता है, हॉलो स्फीयर का क्या होता है, ग्रेविटेशनल मासेस क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है। लेकिन आज हम लोग की क्लासेस जो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में सिर्फ बात करेंगे। इसके ऊपर जो टॉपिक आएगी आपकी वो 5-6 लेक्चर आ जाएगी आपको, ठीक, सॉरी 5-6 टॉपिक आएगी वो मैं कल बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले ये जानना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जान लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में जान लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जान लेंगे आप। कल मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप हमेशा ये जाने हो, हमेशा आप ये देखे हो कि जी की जो वैल्यू होती है लोग बोलते हैं कांस्टेंट होती है। जी की जो वैल्यू होती है लोग बोलते हैं कैसी, कांस्टेंट होती है। ये वैल्यू कितनी होती है, जी स्मॉल जी की वैल्यू कितना हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ये भी आपकी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इट मींस वी कैन से एज ए इन ए ग्रेविटेशन टोटल फोर्स कंजर्व इन ए वर्टिकल पोजीशन, टोटली फोर्स, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन होती है। अगर कभी बात ये की जाएगी कि सिर्फ दो चार्ज के बीच में क्या होती है, दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। जितने भी आप पढ़ रहे हो ग्रेविटेशनल के बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, ठीक है, पोटेंशियल, ये सारे टोटली पॉइंट आप पढ़ोगे कहां पे, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बट वहां पे क्या है कि ग्रेविटेशनल की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी होगी, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी वहां पे, ठीक है। तो ये फिर आपको पढ़ना है क्लास 12 में। लेकिन यहां पे एक बात यह है कि ग्रेविटेशनल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये दो मासेस के बीच है। कितनी मासेस के बीच है, दो मासेस के बीच बात हो रही है। दो मासेस के बीच बात होगी और हमेशा इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी की ओर हो रही है। तो कल मैंने आपको बताया था कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये कहां से आया था, तो इसकी जो वैल्यू है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये कंडीशन से आप इसकी वैल्यू को फाइंड किए थे। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ओके। एंड इस तर्ज पे आप वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू सम इफेक्ट भी मैंने कल बताया था। क्या बताया था कि जब कभी भी अगर सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस पे कोई अगर बंदा यहां पे खड़ा है, जैसे हम लोग पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी पे सारे लोग पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसमें हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो ये हो गया आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड का लग रही है नीचे की ओर, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट पे आ जाता हो, मतलब कि पृथ्वी से ऊपर लेवल पे जा रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ग्रेविटेशनल क्या होगा, उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी, ये फाइंड करना था, ठीक है। तो मैंने आपको कल फॉर्मूला दिया था स्मॉल जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया आपको। यहां से मुझे क्या मिला था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगा जी की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगी। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो जी की वैल्यू को माइनस लिया जाता है। अगर ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ड्रॉप किया जा रहा है तो जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे हम। तो देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंक रहा है तो जी की वैल्यू माइनस का है, इसका मतलब जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ हाइट पे गया होगा, रेडियस के साथ लेंगे तो ये फाइंड कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकंड हो गया। तीसरी कंडीशन यह है कि अब देखना है ये सरफेस से ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, ये सरफेस से
से ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की ओर है ड्यू टू डेप्थ की ओर, जैसे कोल माइनिंग में वहां पे ऐसे पूछ जाती है, पृथ्वी के अंदर की ओर जा रही है। ये एस्ट्रोनॉट्स वाले हैं कि पृथ्वी से हटके चंद्रमा पे जा रहे हैं। तो आपको ये पता है कि पृथ्वी की मास जो है, पृथ्वी पे जितना मास होता है अर्थ पे, वो मून पे जैसे जाओगे तो 1/6 ऑफ क्या हो जाता है, पृथ्वी की मास हो जाती है। ये बात आपको क्लियर से पता है, ये क्लास 9 की बात है, ठीक है। ऐसे में आपको मास एंड वेट के बारे में बताऊंगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि जैसे कि पृथ्वी पे अगर 60 केजी है तो चंद्रमा पे जाए कितना बन जाएगा, वो 10 केजी हो जाएगा। पृथ्वी की मास जितना है, पृथ्वी की मास तो मतलब पृथ्वी का जितना मास है ऑब्जेक्ट का, तो मून पे पृथ्वी की मास की 1/6 हो जाती है। तो तीसरी पॉइंट यहां पे थी कि अगर सरफेस के इनसाइड जा रही है, कुछ डेप्थ पे जा रही है, तो उस समय जी की कंडीशन क्या होगा, उस समय जी की कंडीशन क्या होगा, स्मॉल जी इंटू 1 - d बाई आर। अब d कहां लगा लिए, कभी h लगा ले रहे हो, कभी कुछ लगा ले रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। d4 क्या है, डेप्थ है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रहता है कि ड्यू टू डेप्थ गया है, डेप्थ की ओर गया है। डेप्थ बोले तो आप हाइट भी ले सकते हो, h बोले तो यह हाइट हो गया, d4 क्या हो गया, डेप्थ हो गया यार, ठीक है। इस कंडीशन में है अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ऊपर 5 किलोमीटर ऊपर जा रही है, उस समय बताइए जी की वैल्यू क्या होगा। पृथ्वी पर है, एट द सरफेस पे है, तो जी की वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, लगा लीजिएगा। लेकिन अगर सरफेस से ऊपर जा रही है, कितना डिस्टेंस गया, कितना होगा, ये फाइंड कर लीजिएगा। अब यहां पे क्या है कि अगर पृथ्वी के अंदर 5 किलोमीटर जा रही है, तब बताइए जी की वैल्यू क्या होगा बाबू। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू, तो आप ऑलरेडी जान चुके हो, 9.8 यहाँ पुटअप कीजिएगा। d की वैल्यू कितना अंदर गया है, 5 किलोमीटर गया है। रेडियस क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला है, यहां से आप बना लीजिएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखी है, एससी वर्मा में भी है, इंक्री में भी है, ठीक है। बट आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझना है, वहां पे बन जाएगी। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था कि अगर पृथ्वी पे तो ऑब्जेक्ट रखी है, ऊपर जा रही है, डेप्थ की ओर जा रही है, तब जी की वैल्यू क्या होगा। फिर मैंने बताया था कि रोटेशन ड्यू टू अर्थ या रोटेशन ऑन अर्थ, अगर पृथ्वी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है और वह ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, ठीक है, तब बताइए हमारा जी की वैल्यू क्या होगा। दो कंडीशन में, अगर वह हमारा रोटेट करेगी तो क्या होगा, और सेकेंड कंडीशन है अगर हमारी वहां पे इक्वेटर से अगर क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, तब क्या होगा। तो ये मैं बताया था आपको, 2 पॉइंट बताया था। क्या बताया था कि अगर एट द पोल होगा, पोल पे पॉइंट है, जैसे कि यहां पे ऑब्जेक्ट रखी गई है, इस पॉइंट पे आगे की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो एट द पोल पे क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैंने आपको बता रखा था, जो फाइंड होकर आया था जी डैश इज इक्वल टू जी की वैल्यू आ गया था, ठीक है। अब फिर मैंने बताया था कि अगर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर सेंटर की बात करेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू क्या आया था, 0 आया था। इसका मतलब है जी की वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये इतनी सारी मैंने आपको कल डिस्कशन कर रखा था, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा मैं फ्लैशबैक कर दिया आपको, क्लियर हो रही है बात यहाँ पे, समझिएगा। हम लोग आज देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और इंटेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, किस चीज पे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर बात करेंगे। आप बच्चों मुझे ये बताओ कि जैसे कि यहां पे क्या है, अगर हमारे पास ये सन है, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अब जितने भी हमारे यूनिवर्स में एक सर्कुलेट कर रही है, प्लैनेट्स क्या कर रही है, अपने पाथ पे सर्कुलेट कर रहा है। तो वहां पर आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है
कि यह प्लैनेट जो है इस प्लैनेट के अंदर जाके टकरा जाए। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है? या फिर ये वाली जो ऑब्जेक्ट है अर्थ सन की ओर आ जाए या सन चला जाए अर्थ में। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ये बात सोचना है। ठीक है, तो हमें यहां पे पता चला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एक मैग्नेट हो, एकदम आसान भाषा है, मैग्नेट, और एक मैग्नेट को हम यहां पे रखते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा होगा, एक मैग्नेट लिया करते थे और उस मैग्नेट के चारों ओर हम लोग आयरन्स ग्रेनुअल्स को क्या करते थे, स्प्रिंकल करते थे, छिड़क देते थे चारों ओर। क्या फील आते थे? फील यह आते थे, अगर ये मैग्नेट है और इसके चारों ओर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आयरन का टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर होगी। अब देखो इस मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट कौन से आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी? आपको पता है कि ये मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज होती है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमें देखने को मिला कि जो नजदीक में इसकी जो और मासेस रखी हुई है, जो आयरन्स रखे हुए हैं, वह क्या करता था, अट्रैक्ट हो जाता था। अगर इसका मतलब है कि यहां वाली जो मास क्या है, अट्रैक्ट हो गई, इधर वाला मास हल्का डिफ्लेक्ट किया। क्या किया? या डिफ्लेक्ट किया, हल्का सा हिल कर रह गया। ये वाली मासेस पे कोई भी फोर्स इफेक्ट नहीं कर पा रहा था। हमें क्या मालूम चला, इससे से मुझे यह फाइंड हुई है कि इस ऑब्जेक्ट का, इवन वह मैग्नेट हो, चार्ज हो, ग्रेविटेशनल मासेस हो, जितने भी ऑब्जेक्ट है, सभी की अपनी एक परिक्रमा होती है, सभी की अपनी एक फील्ड होती है। जैसे कि अगर आप कुछ बता रहे हो, ठीक है, और उस फील्ड में अगर आपकी आवाज अगर इस डिस्टेंस में जा रही होगी, तो ये जहां तक हमारी आवाज जा रही है वहां तक हमारी क्या होगी, फील्ड होगी। उसी प्रकार से इस मैग्नेट की स्पेसिफिक फील्ड यह है, इस मैग्नेट का पार्शियली फील्ड यह है, लेकिन ये वाली जो फील्ड है ये नहीं है। तो हमें यहां से पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, और फोर्स एग्जिस्ट करने के बाद उसकी क्या होती है, अपनी एक फील्ड होती है। तो हम यह कर सकते हैं, द स्पेस around the object which exerted a force to attract an object toward itself। हम यह कह सकते हैं कि वैसे स्पेस, वैसे क्षेत्र जो वह ऑब्जेक्ट जो है फोर्स एग्जिस्ट करती है, और उस क्षेत्र की इर्द गिर्द में जितने भी कोई ऑब्जेक्ट है उसे अपनी ओर खींच लेती हो, तो हम बोलेंगे वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है। क्या लग रही? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं। तो हम यह कर सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब जैसे यह बात आ रही है कि यहाँ पे न्यूटन ने यह बोले थे, या फिर न्यूटन के द्वारा यह बोला जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और उसे अपनी ओर खींच लिया जाता है, मतलब पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। देखो यहाँ पे एक बात समझना है कि पृथ्वी की मासेस ज्यादा है और इसकी मासेस कम है, तो पृथ्वी और इस मासेस में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, F = G(m1m2/r²). लेकिन ये ऑब्जेक्ट की फोर्स कितना है, इंडिविजुअल फोर्स कितनी है, F = mg। तो इसकी मास इंटू 9.8 तो बहुत कम होगा और उसकी फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इसलिए पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को लेंगे और एक ऑब्जेक्ट को इतना घुमा के फेंकेंगे और वो पहुंच गया चंद्रमा पे। पहुंच गया कहां पे, चंद्रमा पे। क्या पृथ्वी उसको अब अपनी ओर कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो जो फोर्स लग रही है वहां पे अब और भी नेग्लिजिबल हो गया,
बहुत ही क्या हो गया, फ्लोटिंग करना शुरू कर गया। तो हम कह सकते हैं कि वह पृथ्वी की वहां पर रेंज नहीं पहुंच पा रहा है, पृथ्वी को फील्ड है ही नहीं है, तो इसलिए वो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है। क्या बोला गया, द स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट रखा गया है, कुछ मास रखा गया है, द स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट विच इज एक्सर्ट ए फोर्स टू द अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। ये जो ऑब्जेक्ट है, जितने बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट को अगर अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज होती है, तो कहेंगे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहिए या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहिए, फिर के बात बराबर है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से भी लिखा जाता है और कहीं कहीं देखोगे आई से भी लिखा जाता है, लेकिन आई तो इनर्शिया होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे आई जी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर होगी बात। अब देखो बात समझ लीजिए, यहां पे क्या है, जब एक स्पेस था अराउंड था, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर वैसी स्पेस जो ऑब्जेक्ट अपनी ओर खींच सके, अपनी ओर खींच सके, लेकिन किसको खींचेगा, किसी पॉइंट मास को खींचेगा। तो मास को खींचेगा तो जब तक फोर्स अप्लाइड नहीं करेगा, जब तक क्या अपनी ओर खींचा जा सकता है, नहीं हो सकता है। तुम देखा होगा कभी भी, अगर जैसे कि कभी छिपकली को देखा होगा दीवार पर अगर घूम रही है, चल रही है वहां पे, ठीक है, तो अपनी वहां से जीभ निकालती है और कोई भी अगर टिड्डा होता है या कीट होता है, उसको क्या करता है, वो अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना जीभ निकाले हुए किसी भी कीड़े में पड़ा हुआ खींच लेता है, वो नहीं, वो निकालता है, मतलब कि फोर्स लगा रही है, उसके आगे क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसे बोलते हैं, तो एकदम आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई गई, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई गई और उस ऑब्जेक्ट की मास को, पर यूनिट मास किस पे लगी है, किसी एक स्पेसिफिक मास पे लगी है, क्या लगी है, फोर्स लगी है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या मैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं। तो क्या बताया गया था कि जब ये मैग्नेट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपनी ओर अट्रैक्शन कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसे कहते हैं जिस डायरेक्शन में अपनी ओर खींच लेता हो एक लाइन में, तो ये ऑब्जेक्ट को अपनी ओर लाइन में खींच लेगा। तो ये जो एक दूसरे के बीच में जो फोर्स इंड्यूस्ड हो रही है उसी को कहेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख दो, बेटर हो जाएगा आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ओके, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो डेफिनेशन में, फोर्स exerted on point mass force exerted on point per unit mass, per unit mass by an object, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स एग्जिस्ट किया जा रहा है किसी भी पर यूनिट मास पे, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो देख लो बाबू, फोर्स का यूनिट क्या होता है, सिर्फ न्यूटन होता है। क्लियर, ये क्या है, मास है, ये क्या हो जाएगा आपको, केजी हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग,
यूनिट इंटेंसिटी का न्यूटन पर केजी। क्या इसको और भी डिराइव कर सकते हैं? तो न्यूटन क्या है? फोर्स है। फोर्स क्या लिखा जाता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई केजी। तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोचो, आ गया एक्सेलरेशन का यूनिट। ये दिमाग में रखना है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन होगा कि यहां पे इंटेंसिटी होगी। देख लो, न्यूटन का केजी मास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, ये यूनिट आ गई। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, तो ये क्या है? फोर्स है mLT-2 और डिवाइड बाई क्या है? ये m है। m से m कैंसिल, बचा क्या मेरे पास? LT-2 डायमेंशन। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बताया अभी आपको? यहां गौर कीजिएगा आप। इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम इस प्रकार से ऐसा लिखते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशन डिवाइड बाई मास। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी हो जाता है। कब होगा? इफ मास है ना, बोथ मास आर इक्वल, बोले तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। अगर ये कंडीशन होगी तो g की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? इंटेंसिटी के बराबर आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात आपको? क्लियर हो रही है? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बात क्या था? आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक किस पे चलेंगे? अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास की बात करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल मास और हम लोग इनर्शियल मास की भी बात करेंगे। अब ग्रेविटेशनल मास क्या होती है? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की अपनी मास दे रखा है, मास यहां पे दे रखा है, तो यहां पे फोर्स कितनी अप्लाइड होगी? F1 इज इक्वल टू लेते हैं m1g1 लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स m1g1 लगेगी। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास बड़ा है, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है, एक पृथ्वी की साइज है, तो ये फोर्स 2 लगेगा। यहां पे F2 लगेगा m2g2। देखो, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट थी, इसकी फोर्स इतना है, ये दोनों की बात करते हैं हम लोग, तो हमारी फोर्स इतना लगेगी। अगर हम क्या करेंगे, यहां पे F1 डिवाइड बाई F2, तो मेरा क्या बन जाएगा? m1g1 डिवाइड बाई m2g2। देखो, अगर ये दोनों की बात, इंटेंसिटी बराबर हमारे ग्रेविटेशन है, इंटेंसिटी बराबर अगर ग्रेविटेशन है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी दोनों कंडीशन के लिए g1 इज इक्वल टू g2 होगा, इज इक्वल टू g। मतलब कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है इक्वल है, वह किसी पॉइंट की क्यों नहीं हो, पृथ्वी पर क्यों नहीं हो, g की वैल्यू सबके लिए इक्वल है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? F1 F2 इज इक्वल टू m1 m2। g1 और g2 की वैल्यू जगह क्या पुट करेंगे? g, तो g से g क्या होगा? या कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास ये बचा, मेरे पास क्या आ गया? फोर्स जो है मास के इक्वल है, फोर्स जो है मास के इक्वल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल M जो है
कैपिटल एम किसकी, मास ऑफ अर्थ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट का। मतलब कि ये इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल कंडीशन में क्या होता है, यह इक्वल होता है। तो इस पे नोमेरिकल रहता है, याद रखिएगा नोमेरिकल कैसा रहेगा। पहला पॉइंट रहेगी F1 F2 जो है M1 M2 के रिलेटेड में फॉर्मूला रहेगी, ये फॉर्मूला को याद रखना। दूसरा प्रॉब्लम यहां पे क्या रहेगा, दूसरा प्रॉब्लम यहां पे है F1 F2 जो है, अभी मैंने दोनों की एक्सीलरेशन ग्रेविटी g जो है इक्वल किया था, तो ये वैल्यू आ गया। लेकिन अगर हमारे पास दोनों की मास अगर इक्वल हो जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट की मास इक्वल हो जाएगी, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि G1 by G2 हो जाएगा। इस कंडीशन को भी याद रखिएगा, हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये कौन सी कंडीशन है, G1 और G2 इज इक्वल टू G है। ये कौन सा है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M है। ठीक है, तो ये मैंने बात बताया हूं आपको ग्रेविटेशन मास एंड इनर्शियल मास के ऊपर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहां से क्वेश्चंस पूछने की चांसेस होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे दे रखा होता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम्स में अगर ऐसा एप्लीकेबल्स कर रहा है फॉर्मूला, समझ जाना कि ये रिलेशंस की बात हो रही है, ग्रेविटेशन मास और इनर्शियल मास की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब लास्ट टॉपिक आपके पास कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में लास्ट टॉपिक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना है क्या होती है, ज्यादा इस पे हम लोग नहीं देंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैं आपको कल बताऊंगा कि स्फीयर में क्या होगा, पॉइंट मासेस में क्या होगी। देखो, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ये क्लियर हो रही है आपको, लिखो पहले, लिखना है। ओके, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉल स्फीयर, ये सारी जो कंटिन्यूअस पॉइंट आएगी मैंने आपको कल वाली लेक्चर में दूंगा। आज हम लोग बस इसका जस्ट क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग की पोटेंशियल क्या होती है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी है। कभी कभी आपको इसी को भी क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी की मतलब ये होती है उसकी तीव्रता कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहां से भी आपको, अगर कभी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो इसको आप स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो। क्या ये स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलो। ठीक है, इंटेंसिटी आपको ज्यादा करके ये आती है क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आई जी दिया रहेगा फोर्स अपॉन मास। तो आई क्या होता है, इंटेंसिटी होती है, इसलिए लोग ज्यादा क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी को ई से भी डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ओके, तो ये स्ट्रेंथ ही है, क्या है बाबू, ये स्ट्रेंथ ही है। ये मासेस के ऊपर बता रखा मैं आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, एक ऑब्जेक्ट ये मेरे पास बाहर में है, ठीक है, ये सेंटर से टच कराएगा इसको। अब देखना मुझे यह है कि ये पृथ्वी अगर रोटेट कर रही है या हम लोग पृथ्वी पे अगर कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट करेंगे तो कुछ वर्कडन तो हो रही होगी हम लोग की। ऐसे तो नहीं कि वर्कडन नहीं हो रही, वर्कडन हो रही है। तो वर्कडन जो हो रहा है और किसका वर्कडन हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की अपनी मास होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में वे ऑब्जेक्ट मूव continuously, when object move continuously with completed work done per unit mass called
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव कंटिन्यूअसली, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है कंटिन्यूअसली, वह पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, इनसाइड द प्लेन सरफेस हो, आउटसाइड द प्लेन सरफेस हो, एट द प्लेन सरफेस हो, कुछ भी हो, अगर वह ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है वर्क डन पर यूनिट मास के साथ, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। पोटेंशियल तुम लोग शायद पढ़ा होगा पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रिसिटी में। तो क्या हुआ करता था उसमें, V इज इक्वल टू W बाई चार्ज हुआ करता था। तो आखिर इसमें वर्क डन कौन कर रहा है, चार्ज ही तो मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज ने वर्क डन किया, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल मूव किया है। तो मैं बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। यहां कौन मूव कर रहा है, कोई पॉइंट मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उस ऑब्जेक्ट की अपनी मास है। तो चार्ज की जगह हम क्या लगा देंगे, मास। क्या लगा देंगे यहां पे, मास। तो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहां पे वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, मास का क्या होता है, केजी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल पर केजी, जूल पर केजी। ओके, अगर इसे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो गया, मास। अब देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे लिख दो स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या होगी मीटर में, ये मास है केजी। केजी से केजी कैंसल, क्या बचा मेरे पास, एम स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एम स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर इसकी डायमेंशन की बात करते हो तो क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ये डिस्प्लेसमेंट है एल डिवाइड बाई एम, एम से एम कैंसल, मेरे पास क्या बन गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अभी तक आप जानते थे एल टी स्क्वायर एक्सेलरेशन, अब क्या आ गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। इसी पर बात करेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ग्रेविटेशन, हर एग्जाम में पूछता है। कोशिश करना है आपको सारे बच्चे को अच्छी तरह से समझने के लिए और इसकी नॉलेज को बनाने के लिए। थ्योरी समझिए, थ्योरी समझने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जितना मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल सेक्शन बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन पहले आप इसको मेंशन कीजिए, बनाइए और लिखिए। अब ये हो गया आपको, ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। आप डायमेंशन देख लिए, यूनिट देख लिए, सारे कंडीशन देख लिया, ठीक है। तो ये बोला गया है, वर्क डन कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि वर्क डन होगा, लेकिन कुछ पॉइंट मास के बीच में होगा, हॉलो स्फीयर में होगा, इनसाइड द प्लेन होगा, आउटसाइड द प्लेन होगा। ये हम लोग बात करेंगे कल वाले क्लासेस में, ठीक है। तो आज की क्लास आपका यहीं पे लास्ट की जाती है। थैंक यू एवरीवन।